हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो वीडियो है आप प्लीज़ एंड तक देखिए, क्योंकि ये वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो इस टॉपिक का जो नाम है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरियस मेडिकल डिपार्टमेंट्स इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, इस तरीके का एक टॉपिक है कि आपके एक हॉस्पिटल में कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कार्डियोलॉजी होता है, ठीक है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ऑन्कोलॉजी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपसे बेसिकली जो है इसमें आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो किससे रिलेटेड होता है या किस चीज़ से डील करता है, तो आपको उसमें से सही ऑप्शन बताना होगा। तो आप एक बार एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें। तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उसको शॉर्ट में हिंदी में लिखते जाएं कि ये जो डिपार्टमेंट है इससे रिलेटेड है, ये जो डिपार्टमेंट है इससे रिलेटेड है, ताकि आपको दोबारा वीडियो जो है देखनी ना पड़े। तो एक ही बार में सारा काम हो जाए, क्योंकि वैसे भी आपके पास टाइम कम है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा डिपार्टमेंट है वो है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, इस डिपार्टमेंट को हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, जैसे कोई भी इमरजेंसी केस आया, ठीक है, सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, जो लगता है कि जहां पर आपकी जरूरत होती है इस चीज की कि आपको तुरंत जो है उस बंदे को फर्स्ट एड देना है। अगर कोई भी इस तरीका का केस आता है, ठीक है, या सपोज कोई डिलीवरी का इमरजेंसी केस आया, तो ये सारे जो केसेस होते हैं वो सारे आपके कैजुअलिटी या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, जहां पे आपको तुरंत एक्शन की जरूरत है। ठीक है, तुरंत जो है आपको मेडिकल टीम की अगर जरूरत है किसी भी ऐसे पेशेंट को, तो उसको कहाँ लेके जाया जाएगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाया जाएगा। ओके, तो ये जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में ये जो भी लिखा है वो सब चीजें बता दे रहा हूँ। ओके, अब सेकंड डिपार्टमेंट है वो हमारा एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया यानी कि नींद की जो आपकी डोज होती है वो दी जाती है। ठीक है, नींद का जो इंजेक्शन होता है वो दिया जाता है। जैसे कि सर्जरी करने से पहले जो एनेस्थीसिया होता है वो जो है इस डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो देते हैं। ठीक है, तो एनेस्थीसिया उनको भी दिया जाता है, जैसे कि जिनकी मान लीजिए सर्जरी हो गई है, उनको पेन वगैरह हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी जो डील करते हैं वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से ही डील की जाती हैं। तो सर्जरी के दौरान, मतलब सर्जरी से पहले जो भी आपके एनेस्थीसिया वगैरह किसी पेशेंट को देना पड़ता है, जो डॉक्टर्स देते हैं, तो वो सारे जो रिलेटेड उससे काम होता है वो आपका एनेस्थेटिक्स डिपार्टमेंट में किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई पेन या फिर कोई ऐसी दिक्कत है आपका, जैसे क्रोनिक पेन है, तो ये भी जो पेशेंट सफर कर रहे होते हैं उनको भी यहीं पर डील किया जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये तो आप सभी को पता होगा, काफी इजी है। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बेसिकली हम ह्यूमन हार्ट और जो उसके सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी पेशेंट की, वो यहाँ पर डील की जाती हैं। ठीक है, और इट ट्रीट्स पीपल ऑन एन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट बेसिस। तो इन पेशेंट और आउट पेशेंट जो है वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये दोनों को ही डील करता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी अगर आपको कराना है या आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर डील की जाएंगी। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम हो गया, तो ये चीजें हो गई। और इंसर्शन ऑफ पेस मेकर, अगर किसी को पेस मेकर की जरूरत है, तो पेस मेकर अगर किसी को लगाना है किसी पेशेंट को, तो वो सारी चीजें जो है आपकी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। या फिर आपको हार्ट अटैक वगैरह की कोई दिक्कत है, किसी को हार्ट अटैक आया, हार्ट फेलियर हुआ है, तो ये सारी जो चीजें मैनेज की जाती हैं वो आपकी किस डिपार्टमेंट में की जाएंगी, कार्डियोलॉजी। तो बेसिकली आपको लिखना यह है कि कार्डियोलॉजी डील्स विद हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है क्रिटिकल केयर। तो जैसे कि नाम से समझ आता है क्रिटिकल केयर, यानी कि क्रिटिकल का मतलब अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अचानक से आ गए हैं, बहुत ज्यादा जो उसकी कंडीशन है वो खराब हो गई है, तो हम उनको कहाँ लेकर जाते हैं, आईसीयू में लेकर जाते हैं। ठीक है, आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, भले ये ईजी लगे बहुत से लोगों को, लेकिन ये पूछ सकते हैं। तो आईसीयू की फुल फॉर्म भी आपको याद रखने की, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, क्रिटिकल केयर को ही क्या बोलते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। और क्रिटिकल केयर के अंदर ही आता है आईसीयू, और एक होता है सीसीयू। सीसीयू मतलब होता है क्रिटिकल केयर यूनिट। ठीक है, तो आईसीयू में अगर कोई पेशेंट है, या मतलब अगर उसकी बहुत ही ज्यादा जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनको सीसीयू में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि आईसीयू में क्या है, 2 या 3 मतलब ऐसे भी पेशेंट्स कई बार रख लिए जाते हैं, लेकिन सीसीयू में सिर्फ सिंगल पेशेंट होता है और काफी सारे डॉक्टर्स जो भी उनकी बीमारी से रिलेटेड है वो सारे मौजूद रहते हैं वहां पर। ठीक है, तो सीसीयू और जो आईसीयू ये आपके क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में आते हैं।
तो इनमें जैसे कि मैंने बताया बेड्स काफ़ी कम होते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जो नर्स और डॉक्टर्स होते हैं वो 24/7 आपके पास मौजूद रहेंगे, आपका जो भी पेशेंट है उसके पास मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट पहले भर्ती था, उसकी अगर कंडीशन थोड़ी सीवियर हो जाती है तो उसको आईसीयू में ले जाया जाता है, ताकि उसकी जो है आपका पूरे टाइम जो है उनको मॉनिटर कर सकें। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट वो है ईयर नोज एंड थ्रोट। ठीक है, ईएनटी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे आपने ईएनटी स्पेशलिस्ट सुना हुआ, तो ईएनटी डिपार्टमेंट में क्या होता है, अगर किसी भी पेशेंट को ईयर या फिर नोज या फिर थ्रोट यानी कि गला नाक और कान इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उनको इस डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है। जो भी यहाँ पर आपके फिजिशियंस और सर्जन्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, जैसे कि जनरल ईयर नोज एंड थ्रोट डिजीजेस, नेक लम्स हो गया, ठीक है, कैंसर हो गए नेक के, और फेशियल स्किन लीजन्स हो गए। ठीक है, ईएनटी एलर्जी प्रॉब्लम, किसी को जैसे एलर्जी होती है डस्ट वगैरह से, तो वो सारी चीज़ें भी जो है यहाँ पर देखी जाती हैं। और बाकी ईएनटी से रिलेटेड जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो आपके ईएनटी डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है हमारा गेरियाट्रिक्स। ठीक है, तो गेरियाट्रिक्स क्या होता है कि जो भी आपके एल्डरली पीपल है यानी कि ओल्ड एज पीपल हैं, जो कि आप मान सकते हो कि जो 60-65 की एज से ज़्यादा है, 60-65 साल से ऊपर वाली एज के जो लोग होते हैं, तो उन्हें जो अपने एजिंग के अकॉर्डिंग जो भी उनको दिक्कतें आती है, जैसे स्ट्रोक, अगर किसी का मतलब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, ठीक है, डायबिटीज़ है, ठीक है, बोन की डिजीज है, ठीक है, मसल्स की डिजीज है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं जो एल्डरली लोगों की डिजीज है, जो 60-65 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, जिनकी नॉर्मल की जो उनको नॉर्मली एजिंग के दौरान जो दिक्कतें आती हैं, मतलब जैसे उनका बुढ़ापा नजदीक आ रहा होता है, तो उस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं वो आपके गेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में डील की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है वो कौन सी एज वाले पीपल के साथ डील करता है, तो 60-65 से ऊपर वाले। ठीक है, या आपसे पूछा जाता है कौन से लोगों के साथ करते हैं, तो एल्डरली पीपल या ओल्ड एज पीपल आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट होता है इट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज लाइक होम विजिट, मोबाइल थेरेपी यूनिट्स। तो ये जो है इनका काम ये भी होता है कि जैसे कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड है या उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो हॉस्पिटल आ पाए, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, वो किसी रिलेटेड डॉक्टर या फिर नर्स जो भी हैं उनको आपके घर भी भेज सकता है, जो भी पेशेंट है उसके घर भेजा जा सकता है ताकि उनका ट्रीटमेंट जो है हो पाए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है वो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ठीक है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जैसे कि नाम से समझ आता है, ये बेसिकली आपके गैस्ट्रिक सिस्टम या फिर जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, इट डील्स विद बोवल रिलेटेड मेडिसिन, यानी कि जो भी आपका जो आपकी पाचन क्रिया जिस सिस्टम से होती है, ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, जैसे पैनक्रियास से कोई दिक्कत है, लीवर की कोई दिक्कत है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये आपकी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में डील की जाती हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर कोई भी दिक्कत है तो वो आपकी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में डील की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है वो है जनरल सर्जरी। ठीक है, तो जनरल सर्जरी में क्या होता है कि मतलब जैसे कुछ सर्जरी होती हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक मतलब डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी डे सर्जरी, थायराइड सर्जरी, मान लीजिए जैसे कि किसी को अगर गोली लग गई, ठीक है, किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया है, अगर एक्सीडेंट होने के बाद जो है कहीं पर क्लॉट बन गया है, ठीक है, वहाँ पर पस बन गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में होती है। जैसे थायराइड की सर्जरी हो गई, किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, कोलॉन सर्जरी हो गई, एंडोस्कोपी हो गई, ब्रेस्ट सर्जरी हो गई, तो ये सारी जो सर्जरीज हैं वो जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद आपका अगला डिपार्टमेंट है वो है गायनेकोलॉजी। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी में क्या होता है कि फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है या सर्जरी उनकी होनी है, ठीक है, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये आपकी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में डील की जाती हैं। ठीक है, और जो गायनेकोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी भी अगर कुछ फीमेल्स में होती है तो इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए भी जो रेमेडीज दी जाती हैं वो आपकी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीमाटोलॉजी। ठीक है, हीमाटोलॉजी का मतलब, हीमा का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड। तो हीमाटोलॉजी बेसिकली डील करता है जो भी आपकी ब्लड से रिलेटेड टेस्टिंग होती हैं, जितनी भी आपकी पैथोलॉजी का लैब वर्क होता है जो आपके ब्लड से संबंधित हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में आती हैं। ठीक है, जो भी आपका
ब्लड से रिलेटेड लैब वर्क होगा। और कई बार क्या होता है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसी से जोड़ दिया जाता है। मतलब ऑन्कोलॉजी की कोई भी टेस्टिंग होनी, यानी कि ऑन्कोलॉजी यानी कि जो कैंसर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे एंडोस्कोपी वगैरह है, तो वो भी यहाँ पर डील की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैटरनिटी, न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो मैटरनिटी, न्यूनेटल, पीडियाट्रिक्स, इन सभी का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं या न्यू बॉर्न बेबीज हैं, ठीक है, और जो मदर हैं उनकी, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो मदर हैं या फिर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या फिर छोटे जो बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उनकी बीमारियां हैं, उन सब की जो चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्योर या फिर जो ट्रीटमेंट है, वो आपका मैटरनिटी, न्यूनेटल या फिर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका चाइल्ड बर्थ हो गया, मिडवाइफरी हो गया, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर हो गया, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी जब हुआ है तो उसके बाद की जो केयर है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। प्रेगनेंसी चेकअप्स हो गए और सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑन चिल्ड्रन और मदर्स। तो मदर या चिल्ड्रन के लिए कोई भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर्स होने हैं तो वो आपके मैटरनिटी, न्यूनेटल या फिर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में होंगे। अगला जो डिपार्टमेंट है वो हमारा न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरो जैसे कि आपको नाम से समझ होगा, न्यूरो यानी कि न्यूरॉन से बना है ये शब्द। ठीक है, न्यूरॉन कहाँ होता है, आपके नर्व्स में होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या फिर ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ब्रेन हो या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी किसी को डिजीज है, कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो उनका जो सोल्यूशन है वो आपको न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो अगर किसी को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई मेंटल इशू है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डील की जाती है। या फिर जैसे आपने देखा हो कुछ लोगों को पैरालिसिस का अटैक होता है, तो वो सब जाते हैं कहाँ पर, आपके न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मतलब जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू कैंसर। तो किसी भी तरीके का अगर किसी को कैंसर होता है या फिर ट्यूमर होता है, तो वो अगर अपना चेकअप कराने जाएंगे, वो अगर कहीं से मेडिकेशन लेंगे तो वो लेंगे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे कैंसर या फिर ट्यूमर के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो उससे रिलेटेड पेशेंट जो भी हैं जिनको ट्यूमर या फिर कैंसर की प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर जाकर दिखा सकते हैं। उसके बाद है ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या होता है, इसमें जो भी आपके आई की प्रॉब्लम होती है, किसी भी पेशेंट को आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनका जो क्योर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जैसे जनरल आई क्लिनिक अपॉइंटमेंट, जैसे किसी की आंखें जो हैं वीक हो जाती हैं, किसी की रोशनी कम हो जाती है आंखों की, तो वो जो है चेकअप कराने जाते हैं। फिर जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, लेंस लगाने को बोलते हैं। ठीक है, कि आपको जो है चश्मा लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर होती है। जैसे लेज़र ट्रीटमेंट हो गया, अगर किसी की लेज़र थेरेपी होनी है तो वो, ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑर्थोप्टिक्स हो गया, और प्रोस्थेटिक आई सर्विसेज, और ऑप्थेल्मिक इमेजिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके ऑप्थेल्मोलॉजी में ट्रीट की जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है, अगर किसी भी पेशेंट को बोन्स या फिर मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत है तो वो किस में जाएगा, आपका ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो होता है बेसिकली डील करता है किसी भी पेशेंट की बोन्स, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट से रिलेटेड की जो भी अगर प्रॉब्लम होंगी, तो उनको जो डील किया जाएगा वो आपका कहाँ किया जाएगा, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। उसके जो नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट है वो यूरोलॉजी। यूरोलॉजी यानी कि जो भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट से कोई भी संबंधित प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड, ठीक है, जो आपका यूरिनरी सिस्टम है जिसमें कि आपकी किडनी, यूरेटर आते हैं। ठीक है, किडनी, यूरेटर और यूरेथ्रा से रिलेटेड कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो किस में जाएगा, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, और इनके स्पेशलिस्ट को बोला जाता है यूरोलॉजिस्ट। तो यूरोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि अगर किसी को भी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे किडनी में किसी की स्टोन हो गया, तो उसको ट्रीट करने का काम, उसका ट्रीटमेंट का जो काम होगा वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है शॉकवेव लिथोट्रिप्सी टू ब्रेकअप किडनी स्टोन। तो शॉकवेव लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक होती है, इसमें क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो क्या जनरेट की जाती हैं और पेशेंट को उससे ट्रीट करवाया जाता है ताकि जो उनके स्टोन्स हैं वो धीरे धीरे टूट जाएं और वो चूरा बन के यूरिन से बाहर निकल जाए। तो शॉकवेव लिथोट्रिप्सी उस टेक्निक को बोला जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो जाएगा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइकेट्री। तो ये तो आपने कई बार सुना भी होगा। तो साइकेट्री डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रीटिंग पेशेंट विद अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। अगर किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इस तरीके की कोई भी अगर बीमारी है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ से काउंसलिंग अपनी करवाते हैं ताकि उनको जो भी मेंटल इलनेस वगैरह है, कोई डिसऑर्डर है, तो वो ठीक हो पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट वो आउट पेशेंट।
ठीक है। आउट पेशेंट आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा किसी भी हॉस्पिटल में ओपीडी। ठीक है, ओपीडी का मतलब यही होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि ओपीडी की फुल फॉर्म क्या है। ओपीडी क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई भी अपनी बीमारी बता रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को जो है लगभग हफ्ते या 10 दिन से पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन आपको उसका प्रॉपर रीज़न नहीं पता है, तो आप ओपीडी में दिखाने जाएंगे जनरल फिजिशियन को। वहाँ पर आपको जनरल फिजिशियंस मिलते हैं, तो वो आपकी दिक्कत को पहले समझेंगे, वो अपने हिसाब से जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपके पैर में दिक्कत तो हो रही है लेकिन अभी उसका रीज़न कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो वो टेस्टिंग वगैरह करने के लिए भेजेंगे, आपको कुछ मेडिसिन देंगे, आप उन मेडिसिन को खाओगे। अगर आपको रिलीफ मिलता है तब तो ठीक है, और रिलीफ अगर नहीं मिलता है तो वो टेस्टिंग वगैरह करके जो है आपको उससे रिलेटेड जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, जैसे आपको बोन की कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपकी बोन में हल्का सा फ्रैक्चर था। ठीक है, एक लाइन जैसा फ्रैक्चर था, बहुत ही हल्का सा फ्रैक्चर था, लेकिन आपको पता नहीं था। तो वो फ्रैक्चर अगर हो गया है तो वो फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग जो है आपको ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, ताकि वो जो उनके स्पेशलिस्ट हैं आपको बेटर सोल्यूशन दे पाए। ठीक है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में यही होता है कि यहाँ पर आपका सिर्फ जनरल कंसल्टेशन होता है आपकी प्रॉब्लम के बेसिस पर, लेकिन उसके बाद जो आपका पूरा डायग्नोसिस होने के बाद आपको क्या भेजा जाता है, पर्टिकुलर आपके उस रिलेटेड डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, इसे आईपीडी बोलते हैं। तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, इसमें आपको मतलब मान लीजिए कोई भी अगर मरीज आया तो वहाँ पर जैसे ओपीडी में तो क्या होता है बाहर सब काम हो जाता है, लेकिन आईपीडी में क्या होता है कि पेशेंट को एक दिन के लिए कम से कम जो है एडमिट करना पड़ता है, उसको देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। क्योंकि ओपीडी में आप तब आएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईपीडी में जैसे मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को लेबर पेन होता है, ठीक है, डिलीवरी से पहले वाला जो पेन होता है किसी मदर को, तो वो उसे लेबर पेन बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी को लेबर पेन हुआ लेकिन अभी तक उनका जेस्टेशन पीरियड जो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लेबर पेन अगर हुआ है तो उनको क्या किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। ठीक है, तो वो आपका आईपीडी हो गया, एडमिट किया जाएगा, फिर उनको मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर करने के बाद देखेंगे कि इनको ये पेन क्यों हो रहा था। ठीक है, तो वो पेशेंट जो होते हैं वो किस में एडमिट किए जाते हैं, आपके आईपीडी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सपोर्टिव डिपार्टमेंट, अभी तक जो हमने डिपार्टमेंट देखे वो आपके मेडिकल डिपार्टमेंट से, अब ये सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी हॉस्पिटल को संभालने के लिए। तो पहला हमारा सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन यूनिट। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को स्टेरलाइज करना, यानी कि उनको जर्म्स फ्री या बैक्टीरिया फ्री कर देना। अब मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो सर्जरी वगैरह में अगर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, सर्जरी में यूज़ हो रहे हैं या कुछ भी चीज़ में यूज़ हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनका जो स्टेरिलाइजेशन है वो उसका जो जिम्मा है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन यूनिट के पास होती है। तो ये सभी चीज़ों का जो भी स्टेरिलाइज की जानी है उन सभी चीज़ों का स्टेरिलाइजेशन करते हैं और दोबारा से उनको रीयूज़ करने के लिए भेज देते हैं। फिर अगला डिपार्टमेंट है हमारा हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग आप सभी को पता होगा, जो भी हॉस्पिटल में साफ सफाई होने वाला काम जो है वो आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि आपका लॉन्ड्री का काम हो गया, यानी कि जो भी आपकी बेडशीट्स वगैरह हैं वहाँ पर बेड की, तो उन सबको धुलने का जो काम हो गया वो इनके पास आता है। साफ सफाई का काम आता है, झाड़ू पोछा जो भी होना है तो ये आपका हाउसकीपिंग के अंदर आएगा। उसके जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज। तो इनका काम ये होता है कि एक तो पेशेंट के लिए काम हो रहा है, ठीक है, जो भी आपके पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए जो भी प्रिस्क्राइब डाइट है डॉक्टर के, जो डॉक्टर ने मतलब प्रिस्क्राइब किया डाइट, तो उसके अकॉर्डिंग फूड प्रोवाइड करना, साथ ही साथ उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करना, ये आपका कैटरिंग और फूड सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है मेडिकल सोशल वर्क। तो ये कुछ ही हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका काम खाली ये होता है कि मतलब जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं और पेशेंट्स हैं उनको साइकोलॉजिकली जो है हेल्प करना। मतलब अगर वो इमोशनली वीक है या कोई भी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है तो उनको संभालने का काम जो है आपका मेडिकल सोशल वर्क, ये एक डिपार्टमेंट होता है। तो ये लोगों को सिर्फ समझाने का, उनको संभालने का काम करते हैं। उसके बाद है फिजियोथेरेपी। ठीक है, फिजियोथेरेपी आप सभी ने सुना होगा। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि रिहेबिलिटेशन होता है। ठीक है, मतलब ये कि मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनका जो है आपका कहीं पर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद जो उनको रिहेबिलिटेट करना है, मतलब दोबारा से अगर उनको पैरों पे खड़ा करना है
उनको चलाना है दोबारा से, तो ये आपका फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कुछ फिजियोथेरेपी इनकी टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स को अप्लाई करके पेशेंट को दोबारा रिहेबिलिटेट करते हैं, मतलब वापस से जैसे वो पहले नॉर्मल थे उस नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बोन्स और मसल से ज़्यादा रिलेटेड होता है कि बोन्स और मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो पाई है, उसको ठीक करने का काम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसके बाद फार्मेसी डिपार्टमेंट, ये आप सभी को पता होगा फार्मेसी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, ड्रग्स मेडिसिन इन सबको अरेंज करने का, और साथ ही साथ अगर किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है या कोई भी चीज़ है जो आपकी मेडिकल इक्विपमेंट है, तो उसको अरेंज करने का काम किसका होता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट का होता है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो जैसे मान लीजिए किसी की मदर है, कोई उसकी डिलीवरी हुई है किसी मदर की, तो उसके बाद जो है उनको जो भी आपकी डाइट वगैरह, डाइट प्लान वगैरह देना है, ठीक है, तो ये सारा जो काम होता है ये आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में आता है। या फिर कोई जो है मान लीजिए किसी का हार्ट फेलियर हुआ है, या फिर मान लीजिए किसी को स्ट्रोक आया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी डाइट वगैरह देनी है, या कोई अभी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसकी डाइट का जो ख्याल रखना है, तो वो किस तरीके से रखना है ये आपको कौन बताएगा, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट में जो आपके डॉक्टर्स होंगे या फिर न्यूट्रिशनिस्ट होंगे। ठीक है, और उनको डाइटिशियंस भी बोला जाता है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो है बेसिकली थोड़ा रिसर्च बेस्ड काम होता है। यहाँ पर रिसर्चेज होती हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे ये डिपार्टमेंट होता है माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर ये काम होता है कि जो भी अगर कोई नई डिजीजेस वगैरह आ रही हैं तो उन पर रिसर्च करने का जो काम होता है वो आपका माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है डायग्नोस्टिक इमेजिंग। तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में क्या होता है, जैसे आपका जो भी डायग्नोसिस होना है इमेजिंग के थ्रू, जैसे आपका एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई स्कैन हो गया, तो ये सारा जो है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में आता है। ठीक है, इसे जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, यानी कि ये सारे डिपार्टमेंट तो हो गए, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, यानी कि अगर हॉस्पिटल को चलाना है तो वहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो आपका ये हैं। पहला आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपके जितने भी सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में आए हैं, अपना इलाज करा के गए हैं, तो उनका सारा डेटा जो होता है, सारा रिकॉर्ड वो यहाँ पर रखा जाता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग। तो हॉस्पिटल में जितनी भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उन सब की जो मेंटेनेंस का काम है वो ये डिपार्टमेंट जो है कंसीडर करता है और उसको ठीक करने का काम करता है अगर किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आईटी एंड कम्युनिकेशन। तो इनका काम होता है कि जैसे आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा जो काम होता है ये आईटी एंड कम्युनिकेशन के पास होता है। या फिर कोई बहुत सारा डेटा है या किसी को भेजना है, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है पेशेंट्स का डेटा हो गया या कोई भी चीज़ है कि आपके इतने पेशेंट्स आए, आपके यहाँ पर इतने पेशेंट्स ठीक हुए, तो जो भी डेटा वगैरह है वो सारा मेंटेन करने का जो काम है वो इनका होता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, ये यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में ये होता है कि जो भी आपके अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, कि हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इतने डॉक्टर्स हमको चाहिए, तो उनका जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है वो सब एचआर जो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो आपका करता है। फिर आपका फाइनेंस में जितना भी आपका रिलेटेड टू मनी है, यानी कि जो पेशेंट्स अपने बिल भर रहे हैं, ठीक है, बिल जो पे कर रहे हैं, और जो सैलरीज वगैरह डॉक्टर्स की देनी है, 4th क्लास वर्कर की देनी है, नर्सेस की देनी है, तो वो जितना भी अकाउंट्स मैनेज करने का जो काम होता है वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता है। फिर आपका जो है लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ये होता है कि जो भी आपके मतलब हॉस्पिटल रन कर रहा है उसमें जितना भी स्टाफ जो काम कर रहा है उनको जो है प्रॉपरली मॉनिटर करना कि कौन अपना काम सही से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहाँ पर कितने लोगों की ज़रूरत है, वो सारी जो चीज़ें मैनेज करनी होती है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास आती हैं। या फिर कोई भी अगर दिक्कत आई, जैसे कोई कि मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो सारी जो चीज़ें मैनेज करने का काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से आई होप आपको जो है सारे डिपार्टमेंट अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका होपफुली जो है ये रात तक आ जाएगा, और नहीं आ पाया तो कल मॉर्निंग में आएगा। ओके, और प्रीवियस अगर 3 पार्ट आपने नहीं देखने तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप सभी के लिए डालता रहूँगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।